इस वीडियो में वी विल लर्न हाउ एग्जैक्टली टू रीड एन एडिटोरियल। मैं आपको जो ट्रिक्स सिखाऊंगा उसे यूज़ करके आप बड़े से बड़े एडिटोरियल्स रीड कर पाओगे और साथ ही साथ क्लैट में कैसा भी आरसी आ जाए यू विल बी एबल टू रीड इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे क्लैट 2025 कोर्स का एक वीडियो है जो मैं भी आपको शो करूँगा और मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ फॉर योर हेल्प। बट इस कोर्स के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी लेट्स डायरेक्टली गेट ऑन द टॉपिक। Let's get started. Hi. So right now we are on the 12th page जो एडिटोरियल पेज है इस न्यूज़पेपर का। So first of all जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड वी रीड। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप स्टार्ट करो जस्ट रीड वन आर्टिकल फॉर द फर्स्ट 7 to 10 days। वाई? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं लास्ट 2 महीने से हर रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 2 महीने पहले मैंने अपने आप से कहा था कि 10 बजे रात को केवल 5 पुशअप करने हैं। अभी जब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक्सरसाइज की केवल 5 पुशअप करने हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। दैट्स ऑल। फिर एक बार जब मैं आके हर रोज़ 10 बजे 5 पुशअप करने लग गया तो 5 से धीरे धीरे मैंने उसको 10 कर दिया, 10 से फिर मैंने उसको 15 कर दिया और अभी एज ऑफ नाउ मैं 30 पुशअप रात को करता हूँ और उसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेस जो करनी होती है वो भी कर लेता हूँ। बट जो लोग कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज नहीं कर पाते या जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते बट नहीं कर पाते वो गलती ये करते हैं कि वो फर्स्ट दिन आते ही 30 पुशअप करते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ने चले जाते हैं, अपनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे फर्स्ट दिन से लग जाते हैं एंड सो ऑन। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि सेकंड दिन एक्सरसाइज करने ही नहीं आते बिकॉज वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है उनके माइंड के लिए और सबकॉन्शियसली उनका माइंड उस पूरी एक्टिविटी को ही अवॉइड करना चाहता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। नाउ आपको क्लैट 2025 तक मतलब जो आपका क्लैट 2025 एग्जाम है उसके 1-2 दिन पहले तक आपको एडिटोरियल्स रीड करने होंगे। स्टार्ट विथ ओनली वन एडिटोरियल और उसमें भी जो आपको सबसे इजी एडिटोरियल लगता है न्यूज़पेपर का उससे स्टार्ट करो। एक बार जब आपने 7 दिन तक लगातार एक एडिटोरियल रीड करने की आदत बना दी है उसके बाद आप धीरे धीरे नंबर ऑफ एडिटोरियल्स बढ़ा सकते हो। बट स्टार्ट विथ ओनली वन एडिटोरियल पर डे व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी एडिटोरियल्स टू रीड वंस यू हैव मेड ए हैबिट। अब आपकी आदत बन चुकी है, 7 दिन आप लगातार आगे हो, अब कितने एडिटोरियल्स रीड करने चाहिए। सो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा रीड एटलीस्ट 2 बिग एडिटोरियल्स और 1 बिग एडिटोरियल एंड 2 स्मॉल एडिटोरियल्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अभी स्क्रीन में ये जो एडिटोरियल है दिस इज़ ए बिग एडिटोरियल एंड दीज एडिटोरियल्स जो साइड में है जैसे ये हो गया फिर ये हो गया, ये स्मॉल एडिटोरियल्स है। तो या फिर तो आप 1 बिग और 2 स्मॉल करो या फिर आप 2 बिग करो, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब आप एक बार आदत बन जाती है, जब आप रेगुलरली आने लग जाते हो उसके बाद। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपके माइंड में आएगी बट व्हाट अबाउट दीज स्मॉल आर्टिकल्स जो यहाँ पे सब है, जैसे ये हो गया दिस वन एंड सो ऑन। क्या हम मिस आउट नहीं कर जाएंगे ये सब जो इन्फॉर्मेशन दी है उन सब से अगर हम केवल 2 या 3 आर्टिकल्स रीड करते हैं इस पूरे एडिटोरियल पेज में? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट रीडिंग एडिटोरियल्स फॉर जीके, यू आर रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्किल्स। जीके के लिए नहीं होते ये एडिटोरियल्स। सो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। इसमें कुछ खास जीके की बातें नहीं होती और ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा ही है कि अगर आपको जो जीके है वो पढ़ने के लिए आपको विजन आई से पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी और मैं अपने कोर्स में भी विजन आई के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो उन कोर्स में जो वीडियोस होगी उसमें कि हाउ टू स्टडी जीके थ्रू विजन आई। अब सेकेंड थिंग, अब आप सोच रहे हो कि ठीक है जीके में तो हम मिस आउट नहीं करेंगे बट व्हाट अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए ना जो यहाँ पे कुछ होगा बट हम मिस आउट कर जाएंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड होगा तो हम वो मिस आउट कर जाएंगे सो ऑन। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यस आप मिस आउट करोगे बट स्टिल अगर आप 2 एडिटोरियल भी रीड करते हो नेक्स्ट 6 महीने तक, केवल 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 2 एडिटोरियल भी अगर आप 6 महीने रीड करते हो तो भी आप अराउंड 400 एडिटोरियल्स ओवरऑल पढ़ लोगे और हर एक एडिटोरियल में आपको 5 भी नए वर्ड सीखने को मिलते, तो भी आप 2000 वर्ड्स केवल एडिटोरियल से सीख जाओगे एंड साथ साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी ही। सो जस्ट 2 एडिटोरियल्स पर डे आर गुड इनफ। डोंट बर्डन योरसेल्फ अननेसेसरली। दैट बीइंग सेड अब हम डायरेक्टली कुछ एडिटोरियल रीड करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें हटा देते हैं हम यहाँ से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह के एडिटोरियल्स रीड करने हैं, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपको लगता है सही वो रीड करो। पॉलिटिकल अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो बट वो भी रीड करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो एडिटोरियल पेज में यू कैन रीड एनीवन, दैट्स टोटली फाइन। ओके, सो वी विल रीड दिस एडिटोरियल और मैं आपको 2 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट चीज़,
आपको मैं इसे रीड करके सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको रीड करना है, ताकि आप इससे जो लर्निंग्स लोगे वो आप बाद में कोई से भी एडिटोरियल को रीड करोगे उसमें अप्लाई कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू रीड इट ईजिली. फर्स्ट थिंग वी विल लर्न दिस एंड सेकेंड थिंग वी विल लर्न इज किस तरीके से रीड करें कि आप जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी है ये रिटेन कर पाओ. और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कुछ दिया गया है तो जैसे ही वो यहाँ तक आते हैं ब्लैंक आउट हो जाते, कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, भूल जाते हैं. तो कैसे ये अवॉइड करें, कैसे ब्लैंक आउट ना हो, कैसे नींद जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ जाती है रीड करते समय वो ना आए. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल इज शक्ति दैट दास वील्ड्स. आपका सबसे पहला काम है कि आपको टाइटल को अच्छी तरह से समझना है, बिकॉज टाइटल से आपको पता चलेगा कि इस एडिटोरियल का थीम क्या है, इस एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है. नाउ शक्ति दैट दास वील्ड्स, अगर आपने मेरा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक चीज़ कही है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं वो हमें इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उसमें जो वर्ड्स ऐसे दे रखे होते हैं उसके कारण हमें वो सेंटेंस समझ में नहीं आता, बिकॉज वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर ही सेंटेंस बनता है. तो अगर उसमें कोई 10 वर्ड का सेंटेंस है, उसमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता है, तो उससे आप पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उन 2 वर्ड्स का मतलब नहीं सीखते हो. तो अगर आपको यहाँ पे व्हील्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो ये सेंटेंस आप सही तरह से समझ नहीं पाओगे. सो व्हील्ड का मतलब होता है होल्ड करना. अब इसका हिंदी में अपन अनुवाद करते हैं, शक्ति दैट दास होल्ड्स. यहाँ पे ऑथर ये भी लिख सकते थे कि पावर दैट दास होल्ड्स, बट ही इंस्टेड रोट शक्ति दैट दास वील्ड्स बिकॉज ये आर्टिकल जो है, ये एडिटोरियल है मिस्टर शक्तिकांत दास के ऊपर, जो हमारे प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है. इस तरह की जब कोई लैंग्वेज यूज़ करता है तो उसे कहते हैं क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो टाइटल हमें समझ में आ चुका है कि दिस इज ए आर्टिकल, ए प्रेज आर्टिकल अबाउट मिस्टर शक्तिकांत दास हु इज द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड एंड रीड द एडिटोरियल. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो धीरज नैयर है, जो ऑथर है, ही इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट एट वेदांता. मैं भी वेदांता की ही एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में. सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ वेदांता एंड वेदांता में ही इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट. सो दैट्स अ वेरी गुड कोइंसिडेंस दैट आई एम रीडिंग हिस आर्टिकल. नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. So RBI Governor Shaktikant Das has deservedly received an A+ rating in the recently released Global Finance Central Banker Report Cards 2023. So he's saying that RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने A+ रेटिंग अभी रिसीव करी है इस रिपोर्ट कार्ड 2023 में एंड ही हैज़ डिसर्वडली रिसीव्ड एन A+ रेटिंग. सो वॉट ही सेइंग कि ये जो A+ रेटिंग मिली है मिस्टर शक्तिकांत दास जी को, ही डिजर्व्ड दिस A+ रेटिंग. इसके बारे में ये आगे होपफुली बात करेंगे कि वाई ही थिंक्स दैट मिस्टर शक्तिकांत दास डिजर्व्ड दिस रेटिंग. सो इट इज़ ए हैप्पी कोइंसिडेंस दैट द न्यूज़ हैज़ कम जस्ट बिफोर द 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट इन न्यू दिल्ली. सो नाउ ही सेइंग दैट ये जो न्यूज़ मिली है कि मिस्टर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली है, ये एक हैप्पी कोइंसिडेंस है कि ये G20 समिट के पहले ये उनको रेटिंग मिली है. अब वाई इज इट ए हैप्पी कोइंसिडेंस कि उन्हें इस G20 समिट के पहले ये रेटिंग मिली है, इसके बारे में भी आई थिंक ये बात करेंगे. आफ्टर ऑल G20 वॉज वंस ए फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अंटिल इट वॉज अपग्रेडेड टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल आफ्टर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. ओके, सो जो रीज़न है कि इन्होंने कहा कि हैप्पी कोइंसिडेंस है कि G20 समिट से पहले A+ रेटिंग मिली है, वो ये है कि G20 समिट यूज्ड टू बी ए फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. मतलब ये एक प्लेस हुआ करता था. ए फोरम का मतलब होता है प्लेस हुआ करता था, प्लेस फॉर मीटिंग एंड ऑल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. मतलब G20 समिट में पहले केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही आया करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ के. बट 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके बाद इट वाज अपग्रेडेड टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल. मतलब G20 समिट पहले केवल एक फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर्स जो होते थे, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, उनके लिए ही एक इवेंट हुआ करता था, उनके द्वारा ही अटेंड करा जाता था. बट 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके बाद इसे हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनका एक बेसिकली इवेंट बना दिया गया. ओके, सो अब हम कनेक्शन कर पा रहे हैं कि G20 समिट
G20 समिट से पहले A+ रेटिंग मिली है, वो एक हैप्पी कोइंसिडेंस इसलिए बिकॉज G20 समिट एक इवेंट हुआ करता था जहाँ पे केवल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स आते थे, मतलब ये एक फाइनेंशियल इवेंट हुआ करता था। सो इससे पहले अगर आपको A+ रेटिंग मिली है देन दोनों का कनेक्शन एक तरह से रहा है और इट इज़ ए हैप्पी कोइंसिडेंस। इस वे में जो ऑथर है वो कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ ए हैप्पी कोइंसिडेंस। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बीइंग टॉट, व्हाट इज बीइंग स्पोकन फ्रॉम हियर टू हियर। अब आगे पढ़ते हैं। दास मैनेजमेंट ऑफ द ट्विन शॉक्स ऑफ COVID-19 एंड द रशिया यूक्रेन वॉर more severe than the 2008 crisis has won him this accolade. So now the author is saying कि मिस्टर शक्तिकांत दास जी का जो मैनेजमेंट था COVID-19 और रशिया यूक्रेन वॉर का, जो बहुत ही ज़्यादा सेवर था 2008 की क्राइसिस से भी, मतलब COVID-19 और रशिया यूक्रेन वॉर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से भी कहीं ज़्यादा एक सेवर इवेंट था, उसको मिस्टर दास ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज करा है और उसी कारण से इन्हें ये A+ रेटिंग मिली है। ये ऑथर कह रहे हैं। अकॉलेड का मतलब होता है प्राइज या फिर रिकॉग्निशन। तो A+ रेटिंग जो मिली है वो एक अकॉलेड है मिस्टर शक्तिकांत दास जी के लिए। एंड जो ऑथर ने कहा है कि ये इसलिए मिला बिकॉज उन्होंने COVID-19 और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो इकोनॉमिक डिजास्टर एक तरह से हुई थी पूरे वर्ल्ड में, उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करा है, इसलिए उनको ये A+ रेटिंग मिली है। सो दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीट। अब वॉट यू नीड टू डू इज, प्लीज़ लिसन टू दिस केयरफुली। आपको इस पैराग्राफ में जो दिया गया है उसकी एक समरी बनानी है, शॉर्ट समरी बनानी कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, अभी आप जस्ट स्टार्ट करो समरी बनाना, तो आप एक पेन और पेपर लो और पेन से उस पेपर में लिखो कि इसकी समरी क्या थी, बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स के अंदर, 2 या 3 वर्ड्स के अंदर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, थोड़े से और वर्ड्स के अंदर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात करी गई थी। और जब आप ये वाला पैराग्राफ रीड करोगे, फिर आप जब ये वाला पैराग्राफ रीड करोगे, आप सबकी समरी बनाओगे, तो फिर आप सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। आप इस पैसेजेस को, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से कनेक्ट कर पाओगे, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से कनेक्ट कर पाओगे एंड सो ऑन। इससे ये होगा कि आपको पूरा एक एडिटोरियल में क्या बात करी गई थी वो समझ में आएगा और आप हर एक पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि आप अब ब्लैंक आउट नहीं होगे और आप लॉजिकली कनेक्ट कर पाओगे पैराग्राफ्स को। यही ट्रिक है जो मैं यूज़ करता था पर्सनली एडिटोरियल्स रीड करते वक्त, और इसी ट्रिक के कारण मैं कोई सा भी रीडिंग कॉम्बिनेशन आप मुझे दे दो, मैं अच्छी तरह से उसको समझ पाता था। अभी आप जब स्टार्ट करो तो एज आई सेड कि आपको एक पेन और पेपर में बनाना है। धीरे धीरे जब आप 20, 30, 40 एडिटोरियल्स रीड कर लोगे, 20, 30 बार आप जब भी एक्सरसाइज कर लोगे, उसके बाद आप मेंटल नोट बनाना चालू कर देना, ताकि आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपका टाइम उसमें नहीं जाएगा। और आई एम हाईली श्योर कि आप पेन एंड पेपर से मेंटली नोट बनाने में शिफ्ट कर पाओगे एक बार आपकी जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी इनकी समरी बनाने की। दिस इज़ ए गेम चेंजर ट्रिक एंड ये आपको यूज़ करनी है। ठीक है, सो क्या समरी होगी फर्स्ट वाले पैसेज की? समरी होगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ब्रीफ अबाउट, समरी होगी कि ब्रीफ अबाउट G20, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। एंड सेकेंड चीज़ है कि एक्सप्लेनेशन ऑन वाई ही डिजर्व्ड। ठीक है, दिस वुड बी द ब्रीफ समरी ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। वॉट एक्सप्लेन दास सक्सेस? क्रिटिक्स स्नीयर एट हिम बिकॉज ही इज़ ए मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री। ओके, तो सेकेंड पैराग्राफ पे ये ऑथर जो है वो ये बताना चाह रही है कि क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है मिस्टर दास की सक्सेस। ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग दिस कोविड-19 क्राइसिस कि वो A+ रेटिंग पाए हैं और बेसिकली ए सक्सेसफुल पर्सन बने हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग ए गवर्नर। सो क्रिटिक्स sneer at him because he has a master's degree in history and is a generalist career bureaucrat, especially when comparing him to his two predecessors who were trained economists. So now he is saying कि critics sneer at him, मतलब critics उनको पसंद नहीं करते हैं because he has a master degree in history, क्योंकि उनके पास मास्टर्स डिग्री है हिस्ट्री में एंड वो एक सिंपल से जनरलिस्ट करियर ब्यूरोक्रेट है। यहाँ पे आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इवन दो ही इज़ एन RBI गवर्नर, जो एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक एंटिटी होती है, इनके पास जो हमारे RBI गवर्नर है उनके पास कोई इकोनॉमिक्स में डिग्री नहीं है, उनके पास एक सिंपल सी हिस्ट्री में डिग्री है
एंड स्टिल ही इज़ द RBI गवर्नर. बट उनके जो प्रेडिसर्स हुआ करते थे, मतलब जो रघुराम राजन हो गए, यू ललित इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उर्जित पटेल, वो सब ट्रेंड इकोनॉमिस्ट थे. एंड स्टिल एज पर द ऑथर जो शक्तिकांत दास जी है वो ज़्यादा RBI को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, इवन दो ही इज़ नॉट ए ट्रेंड इकोनॉमिस्ट. सो सेकेंड पैराग्राफ में अब हमने ये चीज़ पढ़ी है, अब इसकी हम समरी बना देंगे इधर कोने में कि डिटेल अबाउट मिस्टर शक्तिकांत दास. ठीक है, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग अगेन आई एम सेइंग. अब हम इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से कनेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली G20 के बारे में बात करी गई थी और एक्सप्लेनेशन दिया गया था अबाउट व्हाई मिस्टर शक्तिकांत दास डिजर्व दिस अवार्ड. सेकेंड पैराग्राफ में फिर शक्तिकांत दास जी के बारे में और बात करी गई कि उन्हें क्रिटिक्स पसंद नहीं करते. अब थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या बात करी गई है. तो हमने लॉजिकली भी अभी फर्स्ट पैराग्राफ को सेकंड पैराग्राफ से कनेक्ट कर दिया. अब हम थर्ड पैराग्राफ में आते हैं. लेट्स बी क्लियर अबाउट दास सक्सेस. द हेडलाइन मैक्रो नंबर्स टेल द स्टोरी. सो नाउ ही इज गिविंग सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मिस्टर शक्तिकांत दास सक्सेस, कि जो हेडलाइन मैक्रो नंबर है वो सारी स्टोरी बता देते हैं. एज पर द ऑथर अगर हम मैक्रो नंबर्स पे देखेंगे तो वो सारी स्टोरी बता देंगे कि मिस्टर शक्तिकांत दास सक्सेसफुल क्यों रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम. नाउ आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि मैक्रो नंबर्स का मतलब क्या होता है. अगर आपको इसका मतलब पता नहीं है तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में बात करी गई है. मैक्रो नंबर्स का मतलब होता है जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं. दो तरह के इकोनॉमिक्स में अगर हमें कह सको कि डिवाइड होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल्स कि मेरी एज एन इंडिविजुअल इनकम कितनी है, मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड लुक्स आफ्टर द इकोनॉमी ऑफ द होल नेशन कि इन्फ्लेशन कितना है देश में, महंगाई कितनी है देश में, देन कितना फॉरेन रिजर्व है हमारे पास, कितना पैसा छापा है गवर्नमेंट ने, एंड सो ऑन. सो द ऑथर इज सेइंग कि द मैक्रो नंबर्स टेल्स द होल स्टोरी. मतलब जो मैक्रो नंबर है जैसे इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब स्टोरी बता देते हैं कि दास सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे. आई एम अज्यूमिंग कि अब ये बात करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल रही है डिस्पाइट कोविड-19 एंड सो ऑन. इसके बारे में जो ऑथर है वो बात करेंगे कि इसका एग्जाम्पल आई थिंक द ऑथर इज गोइंग टू गिव. So RBI is responsible for macroeconomic stability, mainly keeping inflation moderate and ensuring growth. So now he is saying कि RBI जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है. मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब कंट्रोल करने के लिए द RBI इज रिस्पॉन्सिबल. एंड वही चीज़ आ गई, कीपिंग इन्फ्लेशन मॉडरेट एंड इंश्योरिंग ग्रोथ. RBI is responsible for this thing. Now, despite the almost catastrophic shock of COVID-19 lockdowns and supply chain disruptions, India recovered its growth rate quickly. So now he's saying कि COVID-19 जो आया था, लॉकडाउन आया था, इतने सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शंस जो हुई थी, इसके बावजूद भी इंडिया ने अपनी जो ग्रोथ रेट है वो रिकवर कर ली थी बहुत ही क्विकली. अब यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स है जिसमें आपको अगर नहीं समझ में आ रहे तो आपको ये पैसे समझ में नहीं आएगा, ये पार्ट ऑफ द पैसे समझ में नहीं आएगा. कैटास्ट्रॉफिक अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप ब्लैंक हो जाओगे. फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का मतलब आपको पता नहीं है तो आप वापस से ब्लैंक हो जाओगे. तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिवास्टेटिंग. सो व्हाट इज सेइंग कि डिस्पाइट द डिवास्टेटिंग शॉक ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन्स एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस. सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का मतलब क्या हुआ, सिंपल वे में समझाऊँ तो लेट्स से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करा अमेजोन से. अब वो अमेजोन ने मुझे वो प्रोडक्ट बेंगलोर से ला के दिया मेरे होम स्टेट भिलवाड़ा के अंदर. सो एक कुरियर एंटिटी होगी, वो बेंगलोर के उस सेलर से सामान लेगी, फिर दूसरी कुरियर एंटिटी को देगी जो मेरे होम टाउन भिलवाड़ा तक लेके आएगा राजस्थान में. और ऐसे कई सारे बीच में लोग इन्वॉल्व हो गए उस सामान को बेंगलोर से राजस्थान लाने के लिए. तो इसको पूरा जो एक प्रोसेस होता है इसको कहते हैं सप्लाई चेन प्रोसेस. कोविड-19 के कारण क्या होता है, ये सप्लाई चेन प्रोसेस पूरा डिवास्टेट हो गया था बिकॉज हर जगह लॉकडाउन्स लग गए थे एंड सो ऑन. अब नेशनली तो इतना हुआ ही है बट इंटरनेशनली और भी बहुत ज़्यादा हो गया था. लेट्स से आपको USA से कुछ इंपोर्ट करना है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लेट्स से 100 कार इंपोर्ट करनी है, बट लॉकडाउन हर जगह लग गए तो अब वो 100 कार इंपोर्ट नहीं हो पाएगी. तो कितने सारे लोगों की जॉब चली जाएगी इसके कारण, कितने सारे लोगों की इनकम इसके कारण इफेक्ट हो जाएगी. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि कोविड-19 में जो सप्लाई चेन शॉक आया था उसके बावजूद भी इंडिया ने अपनी ग्रोथ रेट जो है वो रिकवर कर लिया. वंस मोर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. यू कैन अंडरस्टैंड दिस व्हाट दिस इज. नाउ डिस्पाइट द रशिया-यूक्रेन वॉर एंड द हैंगओवर ऑफ द स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी एंड एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस. नाउ ये जो पार्ट है
ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अगेन आप ब्लैंक हो जाओगे। सो पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं यहाँ तक कि डिस्पाइट द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द हैंगओवर ऑफ द स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी एंड elevated commodity prices, India's inflation has remained moderate when the rest of the world, including the advanced economies, have suffered from very high inflation. कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण और जो स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हुई है उसके बावजूद भी इंडिया का इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन मॉडरेट, मतलब इंडिया की जो महंगाई है वो मॉडरेट रही है, जहाँ पे दूसरी इकोनॉमीज जो है दुनिया की वो सफ़र करी है हाई इन्फ्लेशन से। वहाँ पे बहुत ही, तो मतलब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके कारण जो एक्सेस लिक्विडिटी आई है दुनिया में, इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि क्या होता है एक्सेस लिक्विडिटी ऑन ऑल। तो रशिया यूक्रेन वॉर जो आया है और जो उसके कारण महंगाई बढ़ी है वो बहुत ही बुरा इफेक्ट लेके आई थी सारी एडवांस इकोनॉमीज़ में, बट इंडिया ने फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल कर दिया था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये क्या है स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी। सो स्टिमुलस इंड्यूस्ड एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। लिक्विडिटी का सबसे पहले मतलब होता है पैसे का बहाव। ठीक है, तो जब कोविड-19 आया था तो दुनिया में एकदम से पैसे की कमी हो गई थी। बेसिकली बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, इसलिए उनके पास इनकम नहीं थी, तो लोग अब स्पेंड नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी चालू कर दी थी। हर एक देश में गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करना चालू कर दिया था। पैसा प्रिंट करना चालू कर दिया तो लोगों के पास पैसा आ गया था। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुद ने ला के दे दिया था, लोन रेट बेसिकली गवर्नमेंट ने कम कर दी थी, तो अब लोग लोन ज़्यादा लेने लग गए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज़्यादा लोन लेने लग गए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने ज़्यादा लोन लेके फैक्ट्री सेटअप करी तो फिर उन्होंने लेबर को एम्प्लॉय करा। जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे, कोविड-19 के कारण अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वो वापस उन फैक्ट्रीज में जाके काम करने लगे एंड सो ऑन। तो ये किस लिए हुआ था, गवर्नमेंट ने एक्सेस लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर दी थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसा प्रिंट करना चालू कर दिया था और इसके कारण दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी आ गई थी। अब ये क्या है, स्टिमुलस इंड्यूस्ड। स्टिमुलस इंड्यूस्ड का मतलब होता है स्टिमुलस के कारण, स्टिमुलस का मतलब होता है कोई इवेंट के कारण, इंड्यूस मतलब कारण। तो किसी इवेंट के कारण जो एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हो गई थी, मतलब कोविड-19 वो इवेंट था, उसके कारण एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हो गई थी। तो उसके कारण क्या होगा, अब इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, जब पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से 5 लोग हैं, 5 में से एक आदमी है जिसके पास 10 रुपये और बाकी 4 लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है। अब उन 5 लोगों को एक बॉटल खरीदनी है, ये वाली बॉटल, ये 10 रुपये की है। तो अब इस बॉटल को कौन खरीद पाएगा, जो फर्स्ट आदमी है वही खरीद पाएगा ना, जिसके पास 10 रुपये है। ठीक है, तो वो जाके वो 10 रुपये की बॉटल खरीद लेगा एंड वो बॉटल बिक जाएगी। बट लेट्स से कि उन 5 लोगों के पास अब 10-10 रुपये है, पर बॉटल अभी केवल एक ही है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि इसकी प्राइस रेस करनी पड़ेगी। 10 रुपये का है तो उसको 12 रुपये का बनाना पड़ेगा, 13 रुपये का बनाना पड़ेगा। और यही होती है महंगाई। महंगाई किस चीज़ के कारण बढ़ती है, जब सप्लाई कम होती है बट डिमांड ज़्यादा होती है। तो जो कोविड-19 थी उसके बाद ये हो गया था कि बहुत सारे देशों में लोगों के पास पैसा आ गया था बट सप्लाई उतनी ही थी, बिकॉज सप्लाई आपको बढ़ाने के लिए ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ सकती है बट पैसा एकदम से बढ़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट पैसा छाप के पैसा तो बढ़ा देगी सबके पास, बट सप्लाई कैसे बढ़ाएगी, सप्लाई के लिए तो आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो यस, जब भी गवर्नमेंट पैसा छापती है बहुत ज़्यादा तो महंगाई भी बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना तो आप जिम्बाब्वे का केस पढ़ना, वेनेजुएला का केस पढ़ना कि वहाँ पे इतना पैसा छाप दिया था गवर्नमेंट ने कि इतना ज़्यादा पैसा, इतने ज़्यादा नोट लेके जब लोग जाते थे तो भी उनको एक सिंपल सी ब्रेड का पैकेट नहीं मिल पाता था, क्योंकि पैसा इतना आ गया था लोगों के पास। सो यस, दिस इज़ वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ हियर, कि जो एक्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी हो गई थी उसके बावजूद भी इंडिया का इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा। बट बहुत सारी एडवांस कंट्रीज जो थी जैसे USA, UK एंड सो ऑन, वहाँ पे इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, बट इंडिया में इन्फ्लेशन पे चेक रखा गया। ठीक है, सो ये पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी भी समरी बनाते हैं। तो इसकी समरी क्या है, इसकी समरी ये है कि नाउ द ऑथर इज गिविंग एक्सप्लेनेशन एज टू वाई मिस्टर शक्तिकांत दास डिजर्व्ड this A+ rating, or he is just explaining about what are the good things that he has done. ठीक है,
तो अब हम इन तीनों पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि बताया गया था G20 समिट होने वाला है, उससे पहले मिस्टर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली है। सेकंड पैराग्राफ में ये हुआ था, ये बोला गया था शक्तिकांत दास जी को सब लोग पसंद नहीं करते बिकॉज ही इज़ नॉट ए ट्रेड इकोनॉमिस्ट। थर्ड पैराग्राफ में ये हुआ था कि एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्या एक्चुअली मिस्टर शक्तिकांत दास जी ने अच्छा करा। ओके, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को भी कवर कर पा रहे हैं आसानी से, और हम ब्लैंक भी नहीं हुए अभी, हमें भी नींद भी नहीं आ रही है, और हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो रिमेंबर कर पा रहे हैं। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे मेन आइडिया का पैसेज का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे इन्फ्रेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चन वाला पैसेज क्वेश्चन आ जाता है, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट ईजिली, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द एडिटोरियल्स। इसे मैं हटा देता हूँ, और अभी मैं ये पूरा का पूरा एडिटोरियल रीड नहीं करूँगा बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया। सो इसी तरह से आपको एडिटोरियल्स रीड करने हैं। ओके, आप जब 10, 20, 30 एडिटोरियल्स इस तरह से रीड करोगे तो एज ए सेड आप अभी तो आपको फिजिकली नोट बनाने पड़ रहे हैं, बट 10, 20, 30 एडिटोरियल्स रीड करने के बाद आप मेंटली नोट बनाना चालू कर पाओगे। साथ ही साथ आप मेंटली ही पैराग्राफ्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे और लॉजिकली उनमें एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर पाओगे। दिस इज वॉट आई यूज टू डू एंड दिस इज वॉट यू need to do as well. Now, this is the summary of this video for your help. You can take a screenshot of the same. So I hope you liked the video. Now just to give some information about my course, मेरे course में we will complete the syllabus in 3 sections: English, Logical Reasoning and Law. GK और Maths मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है। GK and Maths I don't teach myself because मैंने खुद ने YouTube से पढ़ा था, and there are enough sources जहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हो। For that matter, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक Excel शीट की लिंक डाल रखी है जिसमें मैंने सारे फ्री सोर्सेज बता रखे कि आप कहाँ से मैथ्स और जीके पढ़ सकते हो। सो यस, 3 सेक्शंस में डिटेल्ड वीडियोस हो गए जो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसके अलावा जनवरी मंथ से वी विल हैव 1 लाइव सेशन ईच वीक जहाँ पे हम डाउट्स सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लाइव स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे एंड मच मोर। डाउट्स के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप भी होने वाला है जहाँ पे आपके डाउट्स जितना जल्दी हो सकता है उतना सॉल्व हो गए। And at last, we will also have strategy-related videos. So basically, 3 sections में divided a course. First is concept-related videos. Second is live sessions, and third is strategy-based videos such as how to solve mocks, how to analyze mocks, क्या mistakes है जो आपको avoid करनी चाहिए, and much more. मैंने कोर्स की प्राइस बहुत कम रखी है as compared to any other player in the market. And I assure you, जिस तरह से मेरे videos अच्छे होते हैं उससे भी अच्छा ये कोर्स होने वाला है। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन, और मेरी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, सो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।